गोल्डन फुटस्टेप्स डाइट हरदा की प्रस्तुति। ऐसे शिक्षकों से साक्षात्कार जिन्होंने लीक से हटकर कार्य किया है और वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। गोल्डन फुट स्टेप्स, जी हाँ, यही नाम है इस वीडियो सीरीज का, जिसके द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरदा अपने जिले के श्रेष्ठ और कर्मठ शिक्षकों का परिचय आप लोगों से करवाने जा रही है। वे शिक्षक जो अपने क्षेत्र में कई तरह के काम कर चुके हैं, इससे न केवल आप उनके कामों को जानेंगे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे, बल्कि उनके अनुभव से सीख भी सकेंगे कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों में अपना रास्ता बनाते हुए अपनी मंजिल को पाया जा सकता है। तो इस कड़ी में हम आज आपका परिचय श्री उमेश चंद्र जी चौहान से कराने जा रहे हैं। नमस्ते सर हरदा जिले के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न शिक्षकों में से एक है। राष्ट्रपति राज्यपाल पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सर प्राप्त कर चुके हैं। और वैसे सर अभी शिक्षा विभाग से कार्यमुक्त हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। तो आइए हम आपका परिचय सर से करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की और किस किस क्षेत्र में क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया। मैं मूलतः टिमरनी का निवासी हूँ। मेरी माध्यमिक स्तर तक की जो शिक्षा है वो नगर पालिका माध्यमिक शाला टिमरनी से हुई है, यानी जिसको पुराने समय में जनपद स्कूल कहा जाता था। वहाँ पढ़ने के पश्चात मैंने राधा स्वामी हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की और 11वीं तक विज्ञान विषय लेकर के मैंने अपनी शिक्षा को पूरा किया जी। इसके बाद उच्च शिक्षा आपने कहाँ और किस? मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मेरी पारिवारिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी। इस कारण से कक्षा 11वीं के बाद मेरी शिक्षा में विराम आ गया और मैं फिर जॉब के लिए प्रयास करने लगा। अच्छा, तो 11वीं के बाद में आपने शिक्षकीय कार्यभार संभाला। 11वीं कक्षा पढ़ने के बाद में मैं कुछ समय के लिए तवा नहर विभाग में टाइम कीपर के पद पर कार्य करता था जी। उसके पश्चात शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकली और प्राथमिक शिक्षक के रूप में टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में मैंने परीक्षा पास की और उसके पश्चात मुझे 1975 में बीटीआई खंडवा में जाने का आदेश प्राप्त हुआ। तो मेरी शिक्षा की शुरुआत 1975 से शुरू हुई। अच्छा, तो शिक्षक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? मेरे पिता स्वयं एक प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक रहे हैं, आजीवन प्रधान पाठक रहे हैं। उनसे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मुझे लाभ मिला और उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी एक अच्छा शिक्षक बनूं। तो इसके बाद बीटीआई करने के बाद में फिर आपने कुछ और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रयास किया था? जी हाँ, मेरी प्रथम नियुक्ति माध्यमिक शाला धौलपुर में 17/7/1975 को हुई थी। जब मैं माध्यमिक शाला में अध्यापन कर रहा था तो मुझे विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई थी। उस समय मिडिल स्कूल में हायर सेकेंडरी विज्ञान से अगर कोई व्यक्ति है तो उसे पोस्टिंग दे दी जाती थी। लेकिन मैंने वहाँ जो महसूस किया कि 11वीं कक्षा पढ़ने के अलावा मुझे अपनी शिक्षा में थोड़ी सी बढ़ोतरी करना चाहिए। इसलिए मैंने प्राइवेट परीक्षाएं दे करके अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन उस समय विज्ञान विषय को लेकर के अध्ययन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था और कला संकाय से प्राइवेट परीक्षाएं दे करके आसानी से सफलता हासिल की जा सकती थी। इसलिए मैंने फिर प्राइवेट परीक्षाएं विभाग से अनुमति लेकर के प्राइवेट परीक्षाएं दी और मैंने पहले बीए किया और उसके बाद में फिर एमए किया। एमए किस विषय में किया? एमए मैंने समाज शास्त्र में किया था, क्योंकि मुझे सोशल वर्क करने का भी थोड़ा सा
मन था, इसलिए मैंने समाजशास्त्र से एमए किया। तो एक अच्छे शिक्षक की पहचान उसकी कक्षा में अध्यापन के दौरान ही स्थापित होती है। तो आप हमें ये बताइए कि जब आपने पढ़ाना शुरू किया तो किन किन कक्षाओं में, और आगे चल करके भी आपने कहाँ किन किन कक्षाओं में पढ़ाया, और उस पढ़ाने से आपने विद्यार्थियों में क्या बदलाव देखा, आपको क्या अनुभव हुए, उन अनुभवों को आप हमारे साथ साझा कीजिए। मैं जब माध्यमिक शाला धौलपुर में नियुक्त हुआ तो मुझे विज्ञान विषय पढ़ाना था। मैं गणित भी पढ़ाता था, लेकिन विज्ञान विषय में मेरी कुछ ज़्यादा ही रुचि थी। तो जब मैंने वहाँ पर विज्ञान किट के बारे में कुछ खोजबीन की तो मुझे एनसीईआरटी के एक बहुत पुरानी सी जंग हुई अलमारी मिली, और उसमें कुछ एक सामान था जिससे विज्ञान पढ़ाना तो नामुमकिन था। अब विज्ञान पढ़ाना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ वैकल्पिक चीज़ें तैयार की जाएं और उनसे विज्ञान के कुछ प्रयोगों को जो संभव है उनको संपन्न कराया जाए। तो फिर मैंने विकल्प खोजना शुरू किया। जैसे मुझे फूलों का अध्ययन कराना है तो स्कूल में डाइसेक्टिंग नीडल नहीं थी, तो मैंने देखा कि पूरे स्कूल के कैंपस में बबूल के कांटे हैं, तो मैंने बबूल का कांटा चुना और उससे फूल का विच्छेदन डिसेक्शन करके और बच्चों को सिखाया। तो सारे बच्चों ने भी फिर उससे बबूल के कांटे से विच्छेदन करके फूल का अध्ययन किया। हाँ, तो सर अभी आपने जो किट शब्द का इस्तेमाल किया, ये इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि ये क्या है और कैसे इससे। देखिए, विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए न्यूनतम विज्ञान किट सामग्री यानी विज्ञान के प्रयोग कराने के लिए जो सामग्री लगती है उसका होना अनिवार्य है। उसके बिना प्रयोग करके विज्ञान सिखाना असंभव है। तो शुरू में तो इस तरह की परेशानियां हुई, जो जो चीज़ें संभव थी मैंने संग्रह की, लेकिन 1-2 वर्षों के बाद में होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम एक नया प्रोग्राम आया और उस विज्ञान कार्यक्रम में वो आओ करके सीखे पद्धति से विज्ञान पढ़ाया जाता था। उस पद्धति में विज्ञान का प्रशिक्षण होने के पश्चात सबसे पहले स्कूलों में विज्ञान का किट भेजा गया जिससे विज्ञान के प्रयोगों को संपन्न कराया जाता था। तो इसका तात्पर्य है कि पहले विज्ञान जो है वो प्रायोगिक पद्धति से पढ़ाया जाता था। आपने स्वयं जब विज्ञान पढ़ा था तो आपकी कक्षाओं में प्रयोग हुआ करते थे? बिल्कुल, लेकिन सीमित मात्रा में प्रयोग होते थे। 9वीं 10वीं या 11वीं में कुछ 15, 17 या 18 प्रैक्टिकल होते थे जिनको लैब में जाकर के संपन्न कराए जाते थे। बाकी हमको स्वयं करने को बहुत कम मिलते थे। माध्यमिक शालाओं में माध्यमिक शिक्षक की क्या स्थिति थी? माध्यमिक शालाओं में भी जब मैं शिक्षक बन करके गया उस समय तो विज्ञान सामग्री का अभाव था, लेकिन होशंगाबाद विज्ञान कार्यक्रम आने के बाद में पर्याप्त मात्रा में हर विद्यार्थी को प्रयोग करने के लिए सामग्री मिली और जिससे 4-4 के समूह में बच्चों को प्रयोग करना मैंने सिखाया। तो ये जो पूरी आपकी यात्रा रही शिक्षण की, इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं होंगी ही जो हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए प्रेरक होंगी, उत्साह बढ़ाने वाली होंगी, और कहीं कहीं कुछ ऐसा भी होगा कि आपकी घटनाओं से हमें भी अपने काम में कोई गुंजाइश बनाने का कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई देगा। तो आप ऐसी घटनाओं का कोई अनुभव हो तो आप हमारे साथ साझा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। विज्ञान के प्रयोगों कराने के लिए जो सामग्री दी जाती थी उसमें कुछ सामग्री ऐसी भी होती थी जो उपलब्ध नहीं हो पाती थी और विलंब से उपलब्ध होती थी। उस स्थिति में हम कुछ विकल्प तैयार करते थे और उन विकल्पों से विज्ञान के प्रयोग संपन्न कराते थे। कुछ विकल्पों के उदाहरण? हाँ, जैसे लोहे का बुरादा आपके पास नहीं है तो मैंने देखा कि चुंबक जब जमीन पे गिर जाता है तो उसमें बहुत सारे कण चिपक जाते हैं। ये लोहे के कोई ऑक्साइड के हो सकते हैं। जैसे रेत में चुंबक रखा तो चुंबक में बहुत सारे कण चिपके, तो मैंने फिर लोहे के बुरादे को एक तरह से विज्ञान किट से हटाई दिया और जो चुंबक में चिपकने वाले कण थे उनको संग्रह किया और उनको छान करके लोहे के बुरादे के विकल्प के रूप में उपयोग किया। मेरे पास में टेस्ट ट्यूब नहीं थी विज्ञान प्रयोग कराने के लिए, तो मैंने देखा कि अस्पताल में बहुत सारी इंजेक्शन की कांच की खाली शीशियाँ पड़ी रहती हैं, बड़ी शीशी और छोटी शीशी।
उनको मैंने बॉइलिंग ट्यूब यानी उफन नली के जगह पर उपयोग किया, टेस्ट ट्यूब के रूप में उपयोग किया। फिर देखा कि रबर का कार्क नहीं है, तो इंजेक्शन की शीशी के ढक्कन में मैंने बाल पेन की जो खाली रिफिल हो जाती है, जिनको हम फेंक दिया करते हैं, उनको कांच की नली के विकल्प के रूप में उपयोग किया और उनको रबर के ढक्कन में लगाया, तो हमारे लिए एक छेद का कारक बन गया। जब 2 रिफिल लगाई तो 2 छेद का कारक बन गया। अब समस्या थी कि रबर की नली कहाँ से लाए। 8 mm की नली किट में दी जाती थी लेकिन नहीं आई थी। तो मैंने देखा कि साइकिल का बाल ट्यूब जो है वो लगभग रिफिल के ही साइज का होता है। तो मैंने गांव के एक साइकिल वाले बच्चे से कहा कि भाई थोड़ा सा साइकिल का बाल ट्यूब लेकर के आओ। उसको कुछ पैसे दिए, उसने बाल ट्यूब लाया। तो उस साइकिल के बाल ट्यूब से, रिफिल से और इंजेक्शन की शीशी से मैंने गैसों के प्रयोग कराना शुरू कर दिया। तो मैंने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को क्लास में बिना विज्ञान किट के संपन्न करा दिया। तो इससे मुझे प्रेरणा मिली और मैंने फिर ढेरों विज्ञान के विकल्पों को खोजा और एक लंबी सी इसकी सीरीज है जिनसे मैं आज भी पहचाना जाता हूँ। जी। तो ये जो विज्ञान विषय को लेकर के जो आपने इतने सारे नवाचार किए, तरह तरह की सामग्री बनाई, तो इसका कहीं आपने कोई अभिलेख तैयार किया है? वो अगर होगा तो हमारे साथी उससे लाभ प्राप्त करेंगे। मैंने बहुत सारे विज्ञान के जो प्रयोग किए हैं उनको लेख के रूप में लिख करके एकलव्य संस्था द्वारा प्रकाशित चकमक पत्रिका में, स्रोत पत्रिका में भेजा है और वो छपे हैं। इसके अलावा राजस्थान की शिविरा पत्रिका में भी मेरे बहुत सारे विज्ञान के प्रयोगों के लेख छपे हैं। उनको संग्रह किया जा सकता है, उनकी छाया प्रति उपलब्ध कराई जा सकती है। एक अभी अभिलाषा है मेरी कि इन सारे प्रयोगों को जो मैंने लेख लिखे हैं उन सारे प्रयोगों को एक किताब के रूप में स्वरूप दे दूं ताकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को उसका लाभ मिल सके। तो आपका जब आपके बारे में हम जान रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि आपको शिक्षक प्रशिक्षण का भी बहुत अनुभव है। काफी सारे राज्यों में भी आपने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है। तो ये प्रशिक्षण की शुरुआत कैसे हुई और आपने कहाँ कहाँ और किस किस स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण किया है, वो साथियों को बताने। जी। मैं 1978 में पहली बार विज्ञान प्रशिक्षण के लिए स्वयं प्रशिक्षण लेने के लिए गया था। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि वहाँ जो विज्ञान के रिसोर्स पर्सन थे वो ज़्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी से या मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों से हुआ करते थे और उनके साथ में सहयोगी शिक्षक के रूप में स्थानीय शालाओं के कुछ शिक्षक थे। तो मुझे लगा कि मैं भी इस काम में सहयोग कर सकता हूँ। तो मैंने केवल कक्षा 6वीं का प्रशिक्षण लिया और 7वीं और 8वीं के प्रशिक्षण लेने के साथ साथ मैं रिसोर्स पर्सन के रूप में भी काम करने लगा था। तो जैसे डॉक्टर अनिल सतगोपाल है, उन्होंने मुझे देखा कि मैं कुछ चित्र बनाने में रुचि रखता हूं, तो उन्होंने मुझे चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। फिर बायोलॉजी के कुछ प्रयोग होते थे, जैसे चूहे का डिसेक्शन करना है, तो डॉक्टर भरतपुरे ने देखा मुझे, डॉक्टर अरविंद गुप्ते ने मुझे देखा कि ये जो टीचर है ये डिसेक्शन करने में इंटरेस्ट लेते हैं और काफ़ी रुचि से काम करते हैं। तो उन्होंने फिर चूहों के डिसेक्शन वगैरह के लिए और बायोलॉजी के कुछ प्रयोगों के लिए आमंत्रित किया। फिर फूलों के प्रजनन के लिए, फूलों में परागण के लिए, पौधों में प्रजनन और फूलों में परागण क्रिया वगैरह के लिए फिर जो है अरविंद गुप्ते जी थे, डॉक्टर गुप्ते, इन्होंने भी मुझे अपने साथ शामिल किया। तो इस तरह से जीव विज्ञान का मैं विद्यार्थी नहीं था, लेकिन जीव विज्ञान के प्रयोगों को करने के लिए मुझे इन लोगों ने प्रेरित किया और मैंने बहुत ही रुचि से और सूक्ष्म अवलोकन के द्वारा इन प्रयोगों को सीखा और रिसोर्स पर्सन के रूप में मैंने पहले खुद कक्षा 8वीं तक का प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ साथ सीखा भी और फिर बाद में मुझे इसी एकलव्य ग्रुप के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा अन्य जिलों में और अन्य राज्यों में मास्टर ट्रेनर के रूप में आमंत्रित किया, जहां मैंने बहुत सफलता से एक अपनी पहचान बनाई और टीचर्स को प्रशिक्षित किया। किन किन राज्यों में आपने शिक्षक प्रशिक्षण देने का कार्य किया?
मध्य प्रदेश में अगर मैं जिलों में बताऊं तो मध्य प्रदेश में करीब 22-23 जिलों में गया हूं, और प्रदेशों की बात करें तो करीब 14-15 में प्रदेशों में गया हूं, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में, इसके बाद इधर तमिलनाडु साइंस फोरम के द्वारा मुझे चेन्नई बुलाया गया था, पांडिचेरी साइंस फोरम में गया था, उड़ीसा गया था, और इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार में भी मैं गया हूँ। वर्तमान में महाराष्ट्र में जो आश्रम शाला हैं, उन शालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने में मैं सहयोग कर रहा हूँ। हालांकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आमंत्रित किया जाता है और मैं पूरी लगन के साथ में उनको प्रशिक्षण दे रहा हूँ। तो इतने जगहों पर आपने प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराया, तो इससे आपके कक्षा शिक्षण का कार्य प्रभावित नहीं हुआ? निश्चित रूप से कक्षा शिक्षण प्रभावित होता है, लेकिन मैं जिन कक्षाओं को पढ़ाता हूँ उन कक्षा के विद्यार्थियों में अपनत्व पैदा कर देता हूँ। तो यदि मेरा 3 दिन या 5 दिन का शिक्षण प्रभावित हुआ है, तो मैं उन विद्यार्थियों की सहमति से रविवार के दिन भी कक्षाएं लगा लेता था। तो रविवार के दिन में जो 15 दिन का शिक्षण होता था, उसको सुबह से शाम तक पूरे दिन बच्चों के साथ एंजॉय करके प्रयोग भी कराता था और शिक्षण भी पूरा कर लेता था। तो ये मेरी अपनी व्यक्तिगत रुचि थी और मेरा शौक था कि बच्चों का शिक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं रविवार के या छुट्टियों के दिन में भी बच्चों के साथ काम करता था। और इसमें मजेदार चीज़ ये थी कि मुझे हमारे जो प्रधान पाठक थे वो भी सहयोग करते थे, साथ में गांव के बहुत सारे सीनियर्स जो सिटीजन होते थे या नागरिक होते थे, वो आकर के बैठ करके और देखते थे कि सर ऐसा क्या नया पढ़ा रहे हैं कि बच्चे रविवार को भी आ रहे हैं। तो उससे बच्चों को भी आनंद आता था और गांव के लोगों को भी आनंद आता था। जी, कोई बच्चों के साथ का कोई एक अनुभव, 1-2 अनुभव, आपके तो पास बहुत सारे अनुभव हैं, उनमें से कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? जी, मैं एक बार फूलों में परागण के प्रयोग करने के लिए एक खेत में गया था। तो उसमें गिलकियों में परागण क्रिया के द्वारा ये बताया जा रहा था कि अगर गिलकी के मादा पुष्प में अगर परागण क्रिया हुई है तो उसमें फल बनेगा, और अगर परागण क्रिया नहीं संपन्न हुई है तो हम मादा कली को पॉलीथीन में बंद कर देते ताकि परागण क्रिया न हो। तो उन प्रयोगों को संपन्न कराने के लिए हम पहुंचे थे और प्रयोग हमारे संपन्न हुए और सफलता भी मिली थी। तो वहाँ जो खेत था वो उस हमारे एक विद्यार्थी का ही खेत था। तो उनके जो पिताजी थे उनका इंटरेस्ट जागा, उनका माँ साहब ये आप क्या कर रहे हो? तो मैंने थोड़ा सा विवरण बताया। तो उन्होंने कहा साहब ये हमारे यहाँ ये कद्दू की जो बेला है इसमें फल क्यों नहीं लगते, गिर क्यों जाते हैं? क्या उंगली बताने से कद्दू का फल गिर जाता है? तो एक कोई लोकोक्ति भी है कि अगर कद्दू को उंगली बता दी जाए तो वो उसमें फल नहीं लगते। यहाँ कुमारवतिया को नाही जे तर्जनी देखत डर जाए। तो मैंने इस जो है भ्रम को खत्म करने के लिए मैंने कहा चलिए दादाजी हम आपके कद्दू के फूलों पर भी यही प्रयोग करके बताते हैं। तो फिर बच्चों को हमने अगले दिन बुलाया और करीब हमने 9 कद्दू के मादा फूलों को बहुत सुबह जाकर के हमने कद्दू के 9 मादा फूलों को परागित किया, और परागण क्रिया के पश्चात हमने करीब 8 दिन बाद देखा तो वो 9 के 9 जो कद्दू के जो फूल थे, जो छोटे पुष्प फूल थे वो मादा फूल वो कद्दू के फल में बदले। तो हमने बच्चों को ये भी बताया और उन माली दादा को भी बताया कि उंगली बताने से कद्दू के फल झड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। होता है कि कद्दू के जो फूल होते हैं वो घंटी नुमा होते हैं, ऐसे कीप नुमा होते हैं। तो बरसात के दिनों में चूंकि उसमें बरसात का पानी भर जाता है, तो पानी भरने से उसके अंदर जो उसके प्रजनन अंग है वो गल जाते हैं। इस कारण से परागण क्रिया संपन्न नहीं होती और वो फल गिर जाते हैं। तो उनका भी एक भ्रम खत्म हुआ। फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद बताया कि माँ साहब आपने जो प्रयोग सिखाया था मुझे वो मैंने बाकी फलों के साथ कर दिया तो मेरे आप खूब कद्दू लगे। तो ये एक
समाज के साथ में जुड़ने का और बच्चों को एक भ्रम से दूर करने का भी एक अनुभव रहा है मेरा। जी। जो आपने अलग अलग राज्यों में काम किया शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए, कभी आपको शैक्षिक नीति निर्धारण का अवसर प्राप्त हुआ? एक शैक्षिक सलाहकार के रूप में आपने कुछ काम जी, किए जी, हो जी। तो वो भी हमारे बिल्कुल। दर्शकों को बताइए। मुझे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में भी अपनी बात रखने का अवसर मिला। साथ में SCRT मध्य प्रदेश में भी मैं सम्मानित शिक्षाविद रहा हूँ। और पाठ्य पुस्तकों में उन दिनों में ब्लैक एंड वाइट चित्र आया करते थे, तो उन चित्रों के लिए मैंने कहा कि साहब चित्रों में आकर्षण नहीं होता, क्यों ना हम इन किताबों को रंगीन बनाएं ताकि बच्चे उनकी तरफ आकर्षित हों। इसके अलावा मैंने कुछ पर्यावरण अध्ययन की और विज्ञान की किताबों में सुझाव दिए थे कि यहाँ पर किताबों के टेक्स्ट में और चित्रों में तालमेल की गड़बड़ी है, उनको सुधारा जाए। और उस संबंध में मैंने लिख करके भी कुछ सुझाव दिए थे, तो उन सुझावों को माना गया था। और फिर पाठ्य पुस्तकों में आपने देखा होगा कि रंगीन किताबों का चलन शुरू हुआ और फिर शिक्षकों को पाठ्य पुस्तक लेखन के लिए आमंत्रित किया गया। पहले केवल शिक्षाविद किताब लिखते थे जिनका स्कूली शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता था। हायर सेकेंडरी का जो प्रोफेसर है या प्राचार्य है वो प्राइमरी या मिडिल की किताबें लिखते थे और उनके आगे बहुत सारी डिग्रियां होती थी। ये पहली बार हुआ कि शिक्षकों को पाठ्य पुस्तक लेखन में शामिल किया गया और उनके सुझाव को माना गया। तो आपने किन किन कक्षाओं की, किन विषयों की पुस्तकों में पाठ्य पुस्तक लेखन का कार्य किया? बाल वैज्ञानिक जो शंखवाद विज्ञान कार्यक्रम की पाठ्य पुस्तक थी, उसमें कक्षा 6 से 8 तक के अधिकांश चित्रों को मैंने स्वयं प्रयोग कर करके बनाए थे। डॉक्टर अनिल सतगोपाल और डॉक्टर अरविंद गुप्ते, डॉक्टर भरतपुरे, इन लोगों के निर्देशन में प्रयोगों को संपन्न कराने के साथ साथ उन्होंने जो शिक्षाविदों ने जो टेक्स्ट लिखे थे उनकी भाषा बच्चों के स्तर की नहीं होती थी, तो उसमें मैंने सुझाव दिया कि इनको इस तरह से सरल शब्दों में भी लिखा जा सकता है। तो किताबों की भाषा कैसी हो, इस बात को लेकर के भी उन्होंने मेरी बात को समझा और मुझे अवसर दिया। और एक बात मैं शोभा जी आपको बताना चाहूँगा कि बाल वैज्ञानिक में एक कंकाल का चित्र हुआ करता था जो बहुत अस्पष्ट था जी। तो उसमें मैंने रुचि दिखाई कि साहब क्यों ना इस चित्र को थोड़ा स्पष्ट और अच्छा बनाया जाए। तो डॉक्टर अनिल सतगोपाल ने मुझे कहा कि अगर आप बना सकते हैं तो मैं आपको शिक्षा विभाग से आदेश दिलवा सकता हूँ। तब मुझे इंदौर मेडिकल कॉलेज में जाने का मौका मिला और वहाँ पर करीब 9 कंकालों का, जो कंकाल लटके हुए थे, उन कंकालों का अध्ययन करने का मुझे अवसर मिला। और वहाँ किस तरह के हड्डियों के जोड़ होते हैं, कहाँ हड्डियाँ किस आकार की है, उन सब का मैंने अध्ययन किया। और करीब 5-6 दिनों के बाद में मैंने उस कंकाल के चित्र को, ये समझिए कि आप कार्ड शीट के साइज का बड़ा चित्र बनाए, जो आज भी बाल वैज्ञानिक में मेरी पहचान बना हुआ है। उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नामांकित किया गया है। बाल वैज्ञानिक में एक सवाली राम के नीचे भी आपका कुछ नाम लिखा आता है, उसकी क्या कहानी है? जी। सवाली राम कोई व्यक्ति नहीं था, बच्चों के सवालों के जवाब देने वाला एक ये समझिए कि काल्पनिक पात्र था। अब जैसे कि एक सामान्य इच्छा होती है कि किसी अभिनेता का साहब आपका हमको फोटो भेजिए करके, तो बच्चों के कभी कभी सवाल होते थे साहब सवाली राम जी आपका फोटो भेजिए। तो डॉक्टर विनोद रैना जो थे, उन्होंने कहा कि उमेश भाई आप चित्र बनाते हैं, क्यों नहीं एक सवाली राम का ही चित्र बनाइए और काल्पनिक चित्र बनाइए। तो मुझे दिमाग में आया कि बच्चों ने जो जो सवाल भेजे हैं उन सवालों को ही एक स्वरूप दे दिया जाए। तो फिर मैंने उन सवालों को संग्रह किया और ये देखा कि बालों से संबंधित सवाल है, आंखों से संबंधित सवाल है, मुंह से संबंधित है। तो मैंने एक काल्पनिक पात्र बनाया और उस चित्र को अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो जो सवाल जिस अंग से संबंधित थे
वो वहीं पर मैंने उसको आकार दिया। और उस चित्र को जब भी बच्चे कुछ कहते थे कि साहब सवाल राम जी चित्र भेजिए, तो हम उस चित्र को भेज देते थे। और वो एक बाल वैज्ञानिक में सवाली राम के एक प्रतीक चित्र के रूप में आज भी प्रकाशित हो रहा है। जी। तो पाठ्य पुस्तक, लेखन, चित्र बनाने के अलावा आप बच्चों के लिए कुछ साहित्य भी आपने लिखा है? जी जी जी। मैंने मेरे स्वयं के बच्चों के साथ में और प्राइमरी के बच्चों के साथ में मैंने देखा कि जब भी वो लिपि लिखते हैं, उनके अक्षरों की खास करके बात कर रहा हूँ, तो बड़ी बेडौल सी लिपि लिखते हैं। क्योंकि सुलिपि तभी संभव है जब शिक्षक की लिपि भी सुंदर होगी। जी। तो मैंने इस पर काम किया। मैंने देखा कि जो हिंदी वर्णमाला है, वो हिंदी वर्णमाला को अगर आप 10 समूह में बांट देते हैं, तो आप उन 10 समूह के आकार समानता, शेप सिमिलरिटी के आधार पर उन 52 वर्ण को आप 10 समूह में सुंदर तरीके से लिखना बच्चों को सिखा सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक चार्ट तैयार किया था और उससे मुझे काफ़ी सफलता मिली। बहुत सारे बच्चों की राइटिंग उससे सुधरी है। ऐसे ही अंग्रेजी में भी बच्चे ए बना रहे हैं तो एक शंकु आकार बना दिया, या टांगे ऐसे फैला दी, या बड़े बेढब लिपि लिखते थे। तो उसको भी मैंने सुधारने के लिए केजी में खिलाएं अंग्रेजी। यहाँ खाने से मतलब नहीं है, खेलने से मतलब है। तो उसके लिए भी मैंने बिजली के तारों से 11 टुकड़े काटे और उन टुकड़ों से ए से जेड तक के सभी आकार बनाए जा सकते हैं। उसमें 4 आकार, एक मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लंबे हैं तो 4 आकार 5 सेंटीमीटर के हैं, फिर 3 2.5 सेंटीमीटर के हैं और एक 1.25 सेंटीमीटर का। इसके बाद एक अर्धवृत्त है जो बड़े साइज का है, और 2 अर्धवृत्त जो है वो छोटे साइज के हैं। इस तरह से ये 11 टुकड़ों से मैंने ए से जेड तक की जो वर्णमाला कह लीजिए, वो आकार में किस तरह की बनेगी उनको बच्चों को सिखाया। तो उसमें भी काफ़ी सफलता मिली और बच्चों ने फिर बहुत ही जल्दी ए से जेड तक के वर्णों को बनाना सीख लिया। फिर उन टुकड़ों से कुछ और आकार बनाना भी बच्चों ने सीखा, जैसे बर्ड बना लिया, एलिफेंट बना लिया, जग बना लिया। इस तरह से तो एक तरह से जॉय एंड टॉय वाली चीज़ बन गई। तो इस विधा को बच्चों को तो मैंने शेयर किया ही, साथ में मैंने इन पे लेख भी लिखे जो कि राजस्थान की शिविर पत्रिका में प्रकाशित हुए। बच्चों के लिए कुछ कविता वगैरह लेखन का कार्य भी आपने किया है? जी जी जी। जब मैं भोपाल में पर्यावरण अध्ययन की किताबों में लेखन में सहयोग कर रहा था, तो वहाँ कुछ छोटी छोटी कविताओं से अगर कोई चीज़ शुरू की जाती है तो बच्चों को ज़्यादा आनंद आता है। जैसे एक हम पाठ लिख रहे थे कि जंतुओं का भोजन, तो उसमें एक छोटी सी 4 पंक्तियों से हमने शुरू किया था कि कुतर कुतर कर कोई खाए, कोई नोचे, कोई चबाए, कोई करे चुगने का काम, बोलो बोलो उनके नाम। एक पहेली जैसा था जी। और उसमें फिर हमने चित्र डाल दिए थे कि एक व्यक्ति सो रहा है, उसके गाल पे मच्छर बैठा हुआ है, तो बच्चे तुरंत कहते कि ये चूस कर अपना भोजन लेगा। आपने इतने सारे काम और अलग अलग विधाओं में चित्र बनाना, पुस्तक लिखना, शिक्षकों का प्रशिक्षण देना, ये बहुत अलग अलग प्रकार के काम हैं। तो इन सब को करने के लिए आपने अपने आप को कैसे तैयार किया और समय का संयोजन कैसे किया, समस्याओं का समाधान कैसे किया, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा है शोभा जी, कितना गाड़ी के दोनों पहिए अगर रनिंग में है तो गाड़ी अच्छी चलती है जी। तो इन सब कामों को करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है जी। वो परिवार से मिलती है, और परिवार के कार्यों में सहयोग करते हुए आप अपनी मर्जी का कार्य भी घर करना चाहेंगे तो संभव है। इसलिए मैं घर के जो काम होते थे, पारिवारिक काम होते थे, उनको सबसे पहले संपन्न करने पे जोर देता था कि भाई मेरे लिए कोई काम हो तो पहले बता दो, उसको मैं संपन्न कर देता हूँ, इसके बाद मैं कुछ और करूँगा।
तो उसमें मुझे मेरी पत्नी ने काफ़ी सहयोग दिया। मैं रात को 12 बजे तक भी लिख रहा हूँ तो फिर वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थी। उन्हें कोई काम होता था तो वो मुझे पहले कह देती थी कि सब आज ये काम करना, ये निपटा दी, इसके बाद आप अपना काम करिए। ये सब करते हुए कभी आपको अपने विभाग के लोगों से या सहयोगी शिक्षकों से कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई? बहुत, यानी ऐसा कहा जाता ना कि साहब यदि व्यक्ति कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसे बहुत काम दिया जाता है, या कभी कभी अच्छा काम करने वाले को किस तरह से परेशान किया जाए ये भी हो जाता है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा। मैं जब कक्षा 8वीं में अध्यापन करता था तो उसमें एक अध्याय था संयोग और संभाविता। तो संयोग संभाविता में जो था कि वर्षा आज होगी या नहीं होगी, या सिक्का उछाला है तो चित गिरेगा या पट गिरेगा। तो उस संयोग संभाविता को लेकर के मेरे मन में काफ़ी दिनों से एक सवाल था कि गांव का और शहर का जो गरीब व्यक्ति है वो सट्टे की तरफ आकर्षित हो रहा है और सट्टे में बर्बाद भी हो रहा है। तो मैंने उस सट्टे वाली समस्या को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। तो मैंने एक सवाल तैयार किया था, वो सवाल मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि, और उस सवाल को मैंने कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा में पूछा था कि सिक्का जब उछाला जाता है तो चित या पट आने की संभाविता कितनी होती। तो बच्चों का अब जवाब था कि 50%। फिर उसी को आगे मैंने कंटिन्यू किया था कि जब ये खेल 6 तल वाले गुटके से खेला जाता है और उसके एक तल पर चिन्ह लगाया जाए तो उस एक तल के आने की संभाविता क्या होगी, तो 16.6% होगी। फिर मैंने थोड़ा सा विवरण दिया था कि सट्टा एक खेल है जो पैसे से खेला जाता है जिसमें 0 से 9 तक के 10 अंक होते हैं। यदि इनमें से कोई एक अंक पे व्यक्ति पैसा लगाता है तो उसके एक अंक आने की संभाविता कितनी है। तो बच्चों ने जवाब दिया था कि साहब 10%। मैंने कहा जब ये खेल 0-0-0-1 से लेकर के 99 तक 100 जोड़ी अंकों में खेला जाता है तब उसकी एक जोड़ी आने की संभाविता क्या है, तो 1% हो जाती है। 10% 1% आ गई। अब आगे मैंने सवाल पूछे थे कि अब इन अवलोकनों के आधार पर बताइए कि सट्टा खेलना किसी व्यक्ति के लिए लाभप्रद है या हानिप्रद है, और अपने उत्तर का कारण लिखिए। तो उस साल करीब 13,500 बच्चों ने विज्ञान की परीक्षा दी थी और मैंने बहुत सारी कॉपियां उस साल जांची भी थी और लोगों से बातचीत भी की थी। तो वो जो सवाल था मैं पूछने में सफल हुआ और ज़्यादातर बच्चों ने लिखा था कि सट्टा खेलना हानिप्रद है और उसके जितने भी साइड इफेक्ट थे सब बच्चों ने लिखे थे। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने जो इसको नहीं जानते थे संभाविता और संयोग को, और कुछ और टीचर्स ने उसको इतना तूल दिया कि वो विधानसभा क्वेश्चन बन गया। और उस विधानसभा क्वेश्चन में ये कहा कि क्या होशंगाबाद विज्ञान सट्टा सिखा रहा है, और तमाम मुझे कई अधिकारियों के वार्निंग आए कि तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो तुम्हारे ऊपर ये कार्यवाही होगी वो कार्यवाही भी। लेकिन देश के कई शिक्षाविदों ने मेरे प्रश्न को सराहा और कहा कि इस प्रश्न से सट्टा खेलने की जो बुराई है उसको उजागर किया गया है और बच्चों ने जो जवाब दिए हैं वो सट्टे के खिलाफ दिए हैं। मतलब ये जो संभाविता है, इस गणना के द्वारा ये हम संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि सट्टे में जीतने की संभावना कितनी है, और जो बहुत कम ऐसी संभावना है तो हम इस पर अपना पैसा और समय क्यों बर्बाद करें। बिल्कुल, ये संदेश हम शायद इस प्रश्न के द्वारा देना चाहते हैं। आपके जीतने की संभावना 1% है और उस व्यक्ति की जो सट्टा खेला है उसकी जीतने की संभावना 99% है। ये लोगों को या बच्चों को ये बात मैं उतारना चाहता था और उसमें मैं सफल हुआ था। ऐसे और भी कुछ घटनाएं थी जिनके कारण से मुझे परेशान भी होना पड़ा था। जैसे मैंने एक प्रयोग सिखाया था बच्चों को कि अपने खेत का नक्शा कैसे बनाया जा सकता है या अपने खलिहान की जगह को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो नक्शा बनाना सीखो एक पार्ट था।
उस प्रक्रिया को मैंने बच्चों को सिखाया। तो कुछ बच्चों ने अपने खेत का, अपने खलिहान का नक्शा बना करके एरिया नाप लिया। अब एरिया नाप लिया, जब उस बच्चे के खेत के नपती की बारी आई तो उन्हें पटवारी को सलाह दिया कि इस तरीके से आप खेत नापिए। तो पटवारी नाराज हो गया, जबकि वो सही तरीका था। फिर उन्होंने जाकर के तहसीलदार से शिकायत कर दी कि साहब कोई एक उमेश चौहान टीचर है, उन्होंने बच्चों को ऐसी सलाह दी कि इस तरह से खेत नपाई की जाए। तो ऐसी कुछ परेशानियां भी होती है जो फेस करना पड़ती है। शायद तराजू वाला कोई एक प्रयोग आपके द्वारा काफी चर्चित हुआ था, उसके बारे में भी कुछ थोड़ा। हाँ, आप सबने देखा होगा कि जूना पुराना लोहा हो तो ले आओ भाई जी। या इस तरह की खरीदारी करने वाले लोग क्या करते हैं, या मंडी में या बाजार में, पहले आपने देखा होगा कि इस तरह के एक हुक वाली तराजू आया करती थी, दोनों तरफ ऐसे हुक रहते थे और उसमें फिर पल्ला लटका रहता था। तो उसके ऊपर मैंने बहुत कुछ शोध कार्य किया है कि मैंने क्या किया कि एक तराजू ली, उसकी भुजा 20-20 सेंटीमीटर की है मध्य से। तो सॉरी, तो मैंने एक तराजू की जो भुजा थी उसको 19 सेंटीमीटर कर दिया। तो जैसे ही तराजू का पल्ला उठाया तो चूंकि 20 सेंटीमीटर की भुजा जो है उस तरफ पल्ला झुक रहा है, तो मैंने 19 सेंटीमीटर वाली भुजा पर एक वेट लटका दिया जिसको पासन कहते हैं, और उतना वेट लटकाया जितने में वो तराजू संतुलित हो जाए। और उसके बाद वस्तुओं को से तौल करके दिखाया बच्चों को। तो 1 सेंटीमीटर भुजा को कम करने से एक तरफ 100 ग्राम बाट रखा जाए तो दूसरे तरफ जो है 95 ग्राम के लगभग वस्तु तोली जा रही है, बल्कि 94 समथिंग वस्तु तोली जा रही है। यानी आपने 100 ग्राम में 6 ग्राम वस्तु कम कर दी। अब इसमें लोग कलाकारी क्या करते हैं, जो छोटी भुजा है जिसमें आपने पासंग बांधा है उसी तरफ आप बाट रखते हैं, और जिधर तक बड़ी भुजा है उस तरह वस्तु तोलते हैं। तो इससे सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि इधर तो भार बंधा हुआ और पल्ले पर बाट रखा है, तो दूसरे तरफ से मेरे को वस्तु ज्यादा मिलेगी। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि अगर मैं 1 कुंटल वस्तु तोल रहा हूं तो 5-6 किलो मेरा जो अनाज है वो कम आ जाएगा। तो व्यक्ति बेचते समय इस तरह की कलबंदी करते हैं, और जब खरीदते हैं तो इसका उल्टा करते हैं। लंबी भुजा पर बाट रख दिया और छोटी भुजा से वस्तु तोलो तो वो लगभग 6 किलो अधिक चढ़ेगी। तो ये जो कबाड़ खरीदने वाले लोग रहते हैं ये भी इसी तरह का अपने तराजू में गड़बड़ करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। तो इस तरह से तराजू के ऊपर भी मैंने फिर एक पूरा गणना सहित एक आर्टिकल लिखा था, और वो आर्टिकल फिर जो है राष्ट्रीय जो पत्रिका होती है अपना स्रोत पत्रिका एकलव्य के प्रकाशन में, उसमें भी छपा था। और इस पर तो मुझे शोध पत्र वाचन के लिए आमंत्रित भी किया गया था, और राजस्थान की पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा एक और मैंने लेख लिखा था, सोयाबीन ने किया है जीवन क्रम को विस्थापित। सोयाबीन की फसल आने से, ये भी एक शोध लेख था मेरा जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रकाशित हुआ था और राजस्थान में भी प्रकाशित हुआ शिवरा पत्रिका में। सोयाबीन की फसल आने से हमारी जो मूल फसलें थी इस क्षेत्र से वो किस तरह से विस्थापित हुई और उनसे जनजीवन कैसे प्रभावित हुआ, इसके ऊपर मैंने लेख लिखा था। जैसे सोयाबीन के आने से तुअर चली गई, अब तुअर से जनजीवन कैसे जुड़ा था इसके ऊपर मैंने लिखा था कि तुअर से जब फली निकलती है तो दाना जो है वो दाल के काम आता था, जिसमें काफ़ी प्रोटीन होती थी और प्रोटीन भरपूर व्यक्ति को खाने को मिलती थी। इसके अलावा जो कच्चा दाना होता वो जानवरों के लिए आहार था। इसकी तुअर की जो फली होती थी उसके पत्ते जानवर का भोजन था, और इसका जो तना सूखा निकलता था उसके तो अनेकों उपयोग थे। लोग छप्पर बनाते थे, उसमें रख देते थे, जलाने के लिए काम आता था, फेंसिंग करते थे और तमाम बहुत सारी चीजें थी। इसके अलावा फिर कपास चला गया। कपास जाने से आज हमको रुई नहीं मिल रही है, गद्दे रजाई कम हो गए। इसके बाद सूती कपड़ा महंगा। इसके बाद अलसी चली गई। अलसी जो है पौष्टिक आहार था जानवरों के लिए। अलसी का तेल मल्टी पर्पस था, दवाओं के काम में भी आता था और ऑयल पेंट में भी काम आता था। इस तरह की कई फसलें हैं। तिल्ली चली गई।
दिल्ली जाने से जो एक तेल जो है स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध हो जाता था हमको, जो तेली होता था वो घानी में तेल निकाल लेता था, कच्ची घानी का तेल आजकल बहुत प्रचारित किया जाता है, वो तेल हमारी पहुंच से बाहर हो गया। आज दिल्ली गांव में उपलब्ध ही नहीं होती। तो इस तरह से सोयाबीन एक फसल आने से कई फसलों को विस्थापित होना पड़ा, जो कि लाभ के बजाय मैं हानि समझता हूँ। और उससे जुड़े कई लोग थे जिनको इन फसलों से रोजगार मिलता था, उनका रोजगार छिन गया। जी, तो हम ये देख रहे हैं आप बड़े उत्साह से अपने किए हुए कामों के बारे में बता रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद आती जा रही हैं। काफ़ी लंबा अनुभव है और शायद वो थोड़े समय में शायद आ भी नहीं सकता, लेकिन कभी ऐसा भी समय आया होगा आपके जीवन में कि काम करते करते आपको काफ़ी निराशा महसूस हुई होगी, कभी असफलता महसूस का सामना करना पड़ा होगा। तो ऐसे समय को आपने कैसे संभाला, उसमें अपने आप को कैसे आपने संभाल के और फिर से आप लगे हैं जो अभी तक कर रहे हैं? एक कटु अनुभव बताना चाहूँगा आपको कि निराशा तब हाथ लगी थी जब मैं पाठ्य पुस्तक लेखन में SCRT में सहयोग कर रहा था। तो हालांकि मैं आर्ट्स का विद्यार्थी रहा हूँ उच्च शिक्षा में, लेकिन मेरी हायर सेकेंडरी तक विज्ञान की जो पढ़ाई रही उस आधार पे मैं विज्ञान की किताब में लेखन में सहयोग करता। और कृषि वाला मुझे टॉपिक दिया था जिसमें मैंने 2-3 पार्ट लिखे भी थे। और इसके अलावा होशंगाबाद विज्ञान पढ़ाने का काफ़ी अनुभव था। तो एक जो प्रभारी मैडम थी, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, उन्होंने आके कहा कि मिस्टर चौहान आप तो कला के शिक्षक हैं, हम सॉरी आपको पाठ्यपुस्तक लेखन में काम नहीं करने देंगे। मैंने कहा मैडम मेरा 25 सालों का विज्ञान पढ़ाने का अनुभव है। बोले नहीं, आप आर्ट्स के टीचर हैं इसलिए आप विज्ञान में लेखन नहीं कर सकते। तो मेरे साथ जो टीचर्स लिख रहे थे उनका मैम इनसे हम सहयोग लेकर के और हमारे पाठों को एडिट करा रहे हैं और आप इनको मना कर रही हैं। तो बोले सॉरी। तो उस समय मुझे बड़ी निराशा लगी थी कि मैं काश विज्ञान का विद्यार्थी होता तो आज इनको जवाब दे सकता। लेकिन फिर मैंने तय कर लिया था कि मैं इन्हीं मैडम के सामने कुछ करके दिखाऊंगा। तब मेरे एक मित्र थे डॉक्टर प्रकाश देव, उन्होंने कहा कि उमेश भाई मुझे विज्ञान में कुछ वीडियोस बनाना है। तो SCRT ने फिर मेरे 6 वीडियो प्रोग्राम बनाए। उसमें रोचक प्रयोग रसायन के और प्रकाश के और विद्युत के, इस तरह के, फिर वाटर पंप, ऐसे बहुत सारे, मतलब 6 अलग अलग विधाओं को लेकर के वीडियो बनाए जो कि पूरे प्रदेश में फिर प्रस्तुत किए गए। और तब मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ विज्ञान का विद्यार्थी नहीं होने के बाद भी मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे NCERT की जो CIT ब्रांच है उस ब्रांच में भी आमंत्रित किया गया और उन्होंने भी मेरे फिर विद्युत के, वाटर पंप के और कुछ अपेक्षित घनत्व के, इस तरह के विज्ञान प्रयोगों को रिकॉर्ड किया था, जो 1990 से लेकर के 2002 तक तरंग कार्यक्रम आता था एक दूरदर्शन पर, उसमें और UGC प्रोग्राम में प्रसारित होते रहे थे। तो एक बार ये भी लगा कि नहीं, मुझे अंडर एस्टिमेट करके हटाया जा रहा है, तो थोड़ा सा अफसोस भी होता, लेकिन बाद में जो काम किया उससे अच्छा भी लगा। और आज भी मैं कुछ शैक्षिक वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस जो है बना करके और स्वयं माइक्रो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ और बच्चों के लिए उनको डाउनलोड करके दे रहा हूँ। तो इसके आपने तो बहुत सारा काम किया है, क्या आपके कामों पर भी कुछ फिल्म वगैरह बनी ऐसा? जी जी, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने का जो ढंग कैसा है, बच्चों के साथ किस तरह से मैं लग के काम करता हूँ, इसको लेकर के अनीता रामपाल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, उन्होंने आकर के 8 दिन मेरी कक्षा का अवलोकन किया था कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की और जर्मनी की, वेस्ट जर्मनी की, रशियन और चाइनीज़ टीम ने भी आकर के मेरे शिक्षण को देखा और सराहा है कि मैं किस तरह से विज्ञान के प्रयोग बच्चों को कराता हूँ।
इसके अलावा मेरे एक मित्र हैं मिस्टर दीपक वर्मा करके, उन्होंने बल्कि 3 फिल्में बनाई हैं। एक चुंबक को लेकर के बनाई है, मैग्नेट पार्ट 1। उस फिल्म को जो है नगर पालिका माध्यमिक शाला टिमरनी में शूट किया गया, मेरी शिक्षण की शैली के ऊपर। और उस फिल्म को राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षक कांग्रेस में भुवनेश्वर में प्रदर्शित किया, जिसको गोल्डन विवर यानी फर्स्ट प्राइज मिला था। इसके अलावा फूलों का विच्छेदन को लेकर के भी एक फिल्म बनी है जो अभी एडिटिंग में है, और एक और फिल्म अभी वो बनाने जा रहे हैं, मैग्नेट पार्ट 1। तो इस तरह से कुछ फिल्मों में भी या लघु फिल्मों में, शैक्षिक फिल्मों में भी मैंने काम किया है, और आगे कुछ और करने की भी इच्छा है, जिनको मैं मेरा बेटा जो है अनुज, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो मुझे मोटिवेट कर रहा है और प्रेरित कर रहा है, कह रहा है कि पापा वीडियो आप बनाइए, एडिट मैं करके और आपको भेज दिया करूँगा। तो उससे काफ़ी प्रेरणा मुझे मिली है। तो इतने तरह के आपने जब काम किए हैं तो जाहिर है आपके पास पुरस्कारों की सूची भी उतनी ही लंबी होगी। तो कुछ खास और वो पुरस्कार उनको लेते समय आपको क्या अनुभव हुआ, और उसके बारे में आप बताएं। शोभा जी, मैंने पुरस्कार मिलेंगे इसलिए काम किया ऐसा नहीं है, मैंने काम किया इसलिए पुरस्कार मिले। जी। तो मुझे 1993 में मोहम्मद शफी कुरैशी साहब, जो हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, उनके द्वारा सबसे पहले राज्यपाल पुरस्कार दिया गया। तब मुझे लगा कि नहीं भाई, मुझे मेरे काम की जो है एक तरह से वैल्यू हुई है, मेरे काम से लोगों को कुछ अच्छा लगा है, मेरा मूल्यांकन हुआ है। उसके पश्चात 2005 में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था भारत के महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब के द्वारा। उन्होंने हमसे पूछा भी था, मिस्टर चौहान, व्हाट आर यू डूइंग फॉर द विलेज चिल्ड्रन? तो मैंने कहा, सर आई एम यूजिंग एनवायरनमेंट एज ए लेबोरेटरी फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पल। उनका आई एम प्लीज टू मीट यू मिस्टर चौहान, प्लीज कंटिन्यू। मैंने कहा, सर आई प्रॉमिस यू। तो मैंने उनको वचन दिया था, वो तो आज नहीं है, लेकिन मैं उनके वचन को अभी भी निभा रहा हूँ और अपना शोध कार्य जारी है। तो इन दो पुरस्कारों के अलावा और भी आप कई जगहों पर सम्मानित हुए हैं। वहां जाके आपको, ये तो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं, राज्य स्तर के पुरस्कार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हमें स्थानीय स्तर पर कोई सम्मानित करे। तो ऐसे भी पुरस्कार होंगे आपके जी। खाते में? मुझे सबसे पहले संस्कार विद्यापीठ जो है हरदा, वहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा सेंट मैरी हरदा स्कूल में, और एक किस तरह के पुरस्कार थे जिन्होंने आपको एक पहचान दिलाई? लेकिन स्थानीय स्तर पर भी कई संस्थाओं ने, स्कूलों ने आपको सम्मानित किया होगा, तो वो कौन से, क्या हैं, उनके बारे में बताइए। मुझे नंदेलाल चौबे जी की स्मृति में सबसे पहले सम्मानित किया गया श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में। इसके अलावा संस्कार विद्यापीठ, सेंट मैरी स्कूल हरदा, और इसके अलावा अन्य कई स्कूलों के द्वारा मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया। ये समाज के बीच में मेरी एक ये कहिए कि कामों की स्वीकृति, सराहना और प्रेरणा थी, जिससे मुझे सम्मानित किया गया। ये तो आपका सिलसिला काम का अभी भी चल रहा है, सेवानिवृत्ति के बाद भी। तो सेवा में जब थे उस समय और अभी, आपको काम करने में ज्यादा मजा और कहाँ आ रहा है? मतलब दोनों स्थितियों में काम करने में आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है, वो आप बताइए। जी। देखिए शोभा जी, जब मैं स्कूल शिक्षा में था तो बच्चों के साथ करने का जो एक जॉय ऑफ लर्निंग है वो ज़्यादा आनंददायी था, क्योंकि उसमें हमारी भूल को सुधारने का मौका भी मिलता था कि कहाँ मैं
इस काम को और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, या कहाँ मुझसे त्रुटि हो रही है, या कहाँ बच्चे मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अब जो मैं सेवानिवृत्ति के बाद जो काम करता हूँ, कोई भी रिसर्च वर्क है या कोई भी लाइफ साइकिल की स्टडी करना हो या कुछ चीज़ों को खुद प्रयोग करके देखता हूँ, तो उसमें मैं खुद ही कर रहा हूँ और खुद ही उस काम को मूल्यांकन फिर से कर रहा हूँ। तो वो जो आनंद है वो पहले की तुलना में उतना नहीं है। हालांकि स्वतंत्र रूप से काम करता हूँ, लेकिन जो मज़ा शिक्षण करते हुए आता है वो सेवानिवृत्ति के बाद नहीं आता। आज भी मैं उन दिनों को मिस करता हूँ। तो क्या हम कुछ आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो अभी छूट गया है, जो आप करना चाहते हैं, वो ऐसा कोई सपना, कोई ख्वाब, कुछ वो तो बताइए। ख्वाब तो बहुत हैं शोभा जी। मैं चाहता हूँ कि मैंने जिन प्रयोगों को बच्चों को सिखाए हैं, लगभग कक्षा 6 से 8 तक बाल वैज्ञानिक में मैंने लगभग 400 प्रयोग स्वयं करके देखे और बच्चों को कराए। लगभग 13 से 14 बार पर्यावरण अध्ययन करने के फील्ड ट्रिप पे स्वयं गया और बच्चों को लेके गया। तो मैं चाहता हूँ कि जिन प्रयोगों को मैंने बच्चों के साथ किया था, अब चूंकि वो विज्ञान कार्यक्रम बंद हो गया है, तो शिक्षकों को उन प्रयोगों को करने की प्रेरणा मिले। इस नाते मैं कुछ उन प्रयोगों से संबंधित वीडियोस बनाने की इच्छा रखता हूँ। इसके अलावा कहाँ किन किन प्रयोगों को करने में मुझे आनंद आया, उनको लिपिबद्ध करके मैं एक किताब का स्वरूप देना चाहता हूँ, वो भी मेरी इच्छा है। और कुछ वीडियोस जो मोबाइल के द्वारा बनाए जा सकते हैं, उन वीडियोस को बना करके भी मैं यूट्यूब पर डालना चाहूँगा, ताकि और शिक्षक उनसे प्रेरणा ले। मैंने कई शिक्षक देखे जो मेरे से भी बेहतर काम कर रहे हैं और बेहतर काम करना जानते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला है। तो मैं चाहूँगा कि वे शिक्षक मेरे से संपर्क कर सकते हैं कभी भी। 24 आवर्स में उन लोगों के लिए रेडी होता हूँ। मेरे को कभी भी कोई फ़ोन करता है तो मैं उनको बाकायदा जवाब देता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जिन शिक्षकों में इस तरह की रुचि है वो लोग भी आगे आएँ, और जिन लोगों को थोड़ी झिझक है उनकी झिझक कम हो कि अरे ये तो मैं भी कर सकता था, चौहान सर ने किया तो क्या हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग आगे निकल के आए, ताकि हमको श्रेष्ठ शिक्षकों को पहचानने में दिक्कत ना हो। चलिए, तो हम दुआ करते हैं कि आपकी सारी अभिलाषाएं पूरी हों, आपका हर ख्वाब पूरा हो, और आप इसी ऊर्जा से शिक्षा की सेवा करते रहें। धन्यवाद। आपकी दुआ कबूल है। नमस्कार।